नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने अजमेर, सांबर, आई छत्रपुर के चौहान, रणथंबोर के चौहान और जालोर के चौहानों को लगभग पढ़ लिया है। यानी कि अभी हमारा 1 या 1.5 जो वीडियो है ना बच रहा है, किसका? तो जालोर का। एक बार हम उसको पूरा करेंगे, है ना। उसके बाद में फिर हम अगले इतिहास की ओर चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो इतिहास है वो पूरा ही पढ़ाया जाएगा, मतलब छोड़ा नहीं जाएगा। यूट्यूब पर ये सारी क्लास फ्री होंगी एकदम। जितने भी राजवंश हुए हैं वो, सभ्यता, सिक्के, इसके अलावा आधुनिक जो राजस्थान का इतिहास है, मतलब उसमें जो क्रांति हैं, मराठों का आक्रमण है, विभिन्न राज्यों की संधियां हैं, राजस्थान का एकीकरण है, इसके अलावा नया जिला निर्माण का जो क्रम है क्रांतिकारी है, प्रमुख राजस्थान की महिला और पुरुष जो भी उनके बारे में है, तो वो सारा पढ़ेंगे। मतलब आधुनिक राजस्थान का इतिहास भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन कब पढ़ेंगे? तो पहले ये जो वंशावलियां है ना, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ। इसके बाद में अपन सभ्यता और ये आधुनिक राजस्थान का इतिहास भी कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट जो हमने छोड़ा था वो पढ़ रहे थे हम कानड़ देव चौहान। और जहाँ तक है मैंने आपको इतना बता दिया था कि कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली का जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसके पिताजी कौन थे? कल अपन क्या है, इनको शुरुआती करके छोड़ दिए थे। तो इनके पिता कौन थे? कानड़ देव चौहान के पिता कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम था सामंत सिंह। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके पिताजी का नाम था सामंत सिंह। लेकिन इसका जो पिता था ना, ये बहुत सारे कार्यों में अपने बेटे को आगे रखता था। यानी कि ये शासक तो बना था कब? तो 1305 में, और वैसे रहा कब तक है? 1311 तक। लेकिन इनके जो पिताजी थे वो कब शासक बने थे? तो वो बने थे 1282 में, और वो शासक रहे थे 1305 तक। यानी कि पिता के बाद में कौन? पुत्र शासन किया था। लेकिन इस दौरान भी अपने बेटे को ये आगे रखा करता था हर कार्य में। तो ध्यान रखना, इनके पिताजी का नाम सामंत सिंह था। और इसके समय है ना, दिल्ली का शासक कौन है? तो सामंत सिंह के समय समकालीन शासक। तो इस समय दिल्ली के जो शासक हैं वो 2 शासक हुए हैं भाई। उनमें सबसे पहले तो कौन है? जेके। और उसके बाद में यहां पर कौन है? देखिए, एके। जेके और एके, ये 2 शासक हैं, समकालीन शासक। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले किसकी? तो जेके की। तो ध्यान देना, लेकिन इनकी जानकारी हमको कहां कहां से मिलती है वो किताबें में आगे आपको लिखवा भी दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, जेके का आक्रमण। तो जेके ने, ध्यान रखना, यहां पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको क्या मिली थी? यहां पर असफलता मिली थी। जेके का आक्रमण, और उसको यहां पर क्या मिली? असफलता मिली। उसको यहां पर मिलती है असफलता। लेकिन बाद में यहां पर आक्रमण कौन करता है? एके का आक्रमण। दोस्तों, एके का आक्रमण कब हुआ? तो ये ध्यान रखना, एके ने आक्रमण किया था 1305 में। कब आक्रमण किया था? 1305 में। लेकिन कितनी बार आक्रमण किए थे? तो एके के आक्रमणों की संख्या यहां पर कितनी है? 2 है। पहला आक्रमण कब किया था? 1305 में। और दूसरा आक्रमण कब किया था? तो 1311 में। दूसरा आक्रमण कब किया? 1311 में किया। तो 2 बार आक्रमण किया था। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। पहली बार 1305 में, दूसरी बार 1311 में। लेकिन इनके कारण क्या थे? तो इन चीजों को हम यहां पर लिखते हैं। तो एके द्वारा जालोर में आक्रमण करने के कारण कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण, ध्यान रखना, इन्होंने जालोर पर आक्रमण किया?
सबसे पहला कारण जो है यहां पर है ना, वो अमीर खुसरो के अनुसार है कि जालोर का जो राज्य है ना, वो किसके रास्ते में हुआ करता था? दिल्ली और गुजरात के रास्ते में हुआ करता था। तो दिल्ली का कोई शासक यदि गुजरात पर जाएगा, गुजरात पर चढ़ाई करेगा, तो जालोर से होकर ही जाना पड़ेगा ना, उड़ के तो जा नहीं सकता। तो ध्यान रखना, एक सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है। कौन सा? मार्ग से संबंधित कारण, मार्ग से संबंधित, मार्ग से संबंधित कारण है पहला। कौन से मार्ग पर है? तो दोस्तों ध्यान देना, मार्ग का नाम है दिल्ली, दिल्ली गुजरात, दिल्ली गुजरात पर स्थित होने के कारण, स्थित होना, पहला कारण क्या निकला? मार्ग से संबंधित। मार्ग कौन सा है? दिल्ली गुजरात पर स्थित होना, पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण कौन सा है? देखिए दूसरा कारण, दूसरा कारण है मुणौत नैणसी के अनुसार, और उसमें कारण बताया जाता है, ध्यान रखना, टैक्स, टैक्स का कारण। टैक्स का क्या कारण था? कि भाई इसने टैक्स देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया था, ये भी कारण है। और इसमें ध्यान रखना, ये किसके अनुसार है ये कारण? तो मुणौत नैणसी के अनुसार। इसके अलावा सुनो, महत्वाकांक्षा, एक कारण और आ सकता है, महत्वाकांक्षा। अब लेकिन महत्वाकांक्षा किसकी बढ़ती जा रही है? दिल्ली के शासक की। दिल्ली के शासक मतलब एके, एके की यहां पर महत्वाकांक्षा है, वो जीतना चाहता है किसको? गुजरात को, और उसी के साथ उससे लगने वाले सीमावर्ती राज्यों को भी जीतना चाहता है। यानी कि ये महत्वाकांक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये 1305 में आक्रमण करने के मैंने कारण आपको ये 3 कारण बता दिए। 1305 में आक्रमण करने के कारण है, इसके बाद में 1311 वाले के कारण क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो यहां तक शायद हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो इसके बाद में फिर आगे चलते हैं हम लोग। लेकिन फिर क्या हुआ था? समझौता। फिर क्या हुआ था? समझौता। तो ध्यान देना भाई। अच्छा, एके ने यहां पर भेजा किसको था आक्रमण करने के लिए? तो एके ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था, को भेजा था। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको भेजा था भाई। तो फिर ये किस किस के बीच में हुआ होगा युद्ध? तो ध्यान रखना, यहां पर इस समय जो शासक हुआ करते थे सामंत सिंह, लेकिन जैसे ही आक्रमण हुआ सामंत सिंह तो हट गए, और कौन बन गया यहाँ का राजा? तो यहाँ का राजा बन गया था कौन? देखे, कानड़ देव। तो ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई होगी? तो कानड़ देव वर्सेज, कानड़ देव वर्सेज किस किस के बीच? तो एन उल मुल्तानी। देखो बड़ा सा नाम है इसका ना, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी ढूंढ लो आप लोग। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? NUMM। ये ध्यान रखना। इससे क्या हुई? इसकी लड़ाई हुई साहब, लड़ाई हुई। तो ध्यान रखना, इसमें हल्की सी हार मानी जाती है किसकी? कानड़ देव की। लेकिन जो भी माना जाए, कुल मिलाकर के इसमें समझौता हो गया था आगे जाकर के। तो ध्यान रखना, समझौता, समझौता किस किस के बीच में हुआ? तो देखो आप लोग, समझौता हो गया था जालोर और दिल्ली के बीच, जालोर और दिल्ली के बीच। ये ध्यान रखना, ये समझौता हो गया था। कब हुआ था ये समझौता? 1305 में। और समझौता करवाने वाला कौन था? तो एन उल मुल्क मुल्तानी, इसने ही ये समझौता करवाया था।
ये ध्यान रखना। मध्यस्थता करने वाला ये था, समझौता करने वाले कौन थे? कानड़ देव, और ध्यान रखना दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। और इस समझौते की कुछ बातें हैं, कौन कौन सी बातें रही तो देखो आप लोग। सबसे पहली बात, जालोर, जालोर का प्रतिनिधि, जालोर का प्रतिनिधि दिल्ली दरबार में रहेगा, दिल्ली दरबार में रहेगा। यानी कि जालोर से कोई ऐसा विश्वसनीय आदमी चलेगा जो, ध्यान रखना, एक तरीके से गिरवी तौर पर कहां पर रहेगा? दिल्ली में रहेगा, जब तक ये संधि चलती रहे। तो एक तो ये थी बातें। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? जालोर, जालोर में दुर्ग को ठीक नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा। मतलब ध्यान रखना, कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा। जैसी स्थिति में दुर्ग है वैसा ही रह सकता है, उसमें किसी प्रकार का और नया काम नहीं कर सकते। अगर नया करोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। दो महत्वपूर्ण कारण। तीसरा क्या रहा तो ध्यान रखना, तीसरा था इसमें जालोर के दुर्ग का ठीक नहीं, हाँ बिल्कुल, तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, अगर अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में कहीं भी आक्रमण करता है या फिर गुजरात में कहीं भी आक्रमण करता है, तो तुमको, मतलब जालोर वालों को, या तो तुम साथ देना है तो अलाउद्दीन खिलजी का दो, और यदि तुमको साथ अलाउद्दीन खिलजी का भी नहीं देना तो मत दो, लेकिन दुश्मन का साथ मत देना, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? देखिए खतरा। तो यही बात है, जालोर, जालोर उसका साथ नहीं दे सकता, उसका साथ नहीं दे सकता, उसका साथ नहीं दे सकता, जो कि दिल्ली का दुश्मन हो, दिल्ली का दुश्मन हो, उसका साथ नहीं दे सकता। कौन? देखे जालोर। अब चाहे इसमें इनके कोई निकट संबंधी क्यों ना हो, जैसे आप ध्यान दो, रणथंभौर में कौन था? हम्मीर देव चौहान, भाई इनके ही तो भाईबंद हैं। तो मैंने कब लिखवा दिया आपको कि हम्मीर देव का साथ दिया था कानड़ देव ने? नहीं दिया था ना, क्योंकि ये संधि में बंधे हुए थे। हालांकि ये बात बाद की है, वो घटना तो बहुत पहले ही हो गई थी। कब हो गई थी? 1301 में हो गई थी, और इस संधि कब हुई थी? 4 साल के बाद में। तो इसका मतलब भाईबंद तो थे, लेकिन उन्होंने कोई साथ देने का काम ज्यादा किया नहीं है यहाँ पर, है ना? ये ध्यान रखना। 3 महत्वपूर्ण कारण है समझौते की, 3 महत्वपूर्ण बातें ये हैं। तो आप ध्यान रखना आगे फिर क्या हुआ। तो इस समझौते के तहत दिल्ली में कौन गया था रहने के लिए? ध्यान रखना भाई, 1305 के समझौते के तहत, समझौते के तहत दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार में वीरमदेव, वीरमदेव को भेजा गया, वीरमदेव को भेजा गया। दिल्ली दरबार में किसको भेज दिया? वीरमदेव को। तो ये घटना फिर आगे कैसे घटित हो गई, ध्यान देना। तो यहां पर क्या हुआ फिर देखिए, इधर एक प्रसंग आ जाता है, उस प्रसंग को अपन यहां लिख देते हैं, वीरमदेव, वीरमदेव फिरोजा प्रसंग, वीरमदेव फिरोजा प्रसंग। अब ये प्रसंग किस किताब के अनुसार है, कहां पर है ये वीरमदेव और फिरोजा की कहानी कहां पर है? तो ध्यान रखना, इसका जिक्र करते हैं मुहणोत नैणसी। कौन करते हैं? तो मुहणोत नैणसी इसका उल्लेख करते हैं।
मुणौत नैणसी इसका करते हैं उल्लेख कि इस कहानी के कारण कुछ गड़बड़ हुआ था। तो देखो इधर, हालांकि एक जगह और किताब का नाम आए तो ध्यान रखना क्या आएगा, कानड़ देव प्रबंध। मैं उसको भी लिख दूंगा ना। मुणौत नैणसी में मिलता है और कहां पर मिलता है इसकी जानकारी, तो इसकी जानकारी मिलती है कानड़ देव प्रबंध में। कानड़ देव प्रबंध ये किताब का नाम है, जो आगे मैं आपको बता भी दूंगा। कौन है कानड़ देव प्रबंध के लेखक, तो इसके लेखक का नाम है पद्मनाभ। कौन है लेखक, पद्मनाभ। आगे एक किताब लिखवानी पड़ेंगी है ना, जब जाके बात बनेगी। धीरे धीरे किताबों की संख्या बढ़ती जाएगी। हिस्ट्री जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक 100 या 150 किताब तो हो चुकी होंगी। इनमें से क्या है, एक किताब तो डेफिनेट पूछी ही जाती है कि बताओ इसके राइटर कौन है, ऐसे करके। तो कुछ किताब हमने अजमेर में पढ़ ली, कुछ हमने रणथंभौर में, और लगभग 10-12 के आसपास यहाँ पढ़ने वाले हैं, फिर और भी कोई वंश आएगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके से 2 जगह जानकारी मिलती है। कौन कौन सी जगह, तो ध्यान रखना, एक तो मुणौत नैणसी, और एक जानकारी देने वाला कौन है बताओ, कानड़ देव प्रबंध। ये ध्यान रखना। कहानी में क्या है, तो सबसे पहले प्रमुख पात्रों के बारे में समझो। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, यानी कहानी में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ, पात्र कहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला पात्र कौन है, तो वीरमदेव। कौन है इसमें, वीरमदेव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर वीरमदेव कौन है, क्योंकि ये सीधी सी बात पूछता भी है यहां से। तो वीरमदेव है कानड़ देव, कानड़ देव चौहान का पुत्र। कानड़ देव चौहान का पुत्र है। ये तो कानड़ देव चौहान का पुत्र है, लेकिन दूसरे नंबर पर है फिरोजा। कौन है भाई, तो ध्यान रखना, फिरोजा राजकुमारी है। वैसे तो राजकुमारी क्या मतलब, अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, ये पुत्री है। तो इसमें हम कहेंगे एक एक की पुत्री है ये एक की पुत्री है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और आती है, घटना कौन सी घटित हुई थी इनमें, तो घटना तो ध्यान रखना कौन सी थी, देखिए प्रेम वाली। ये कैसा प्रसंग बन गया बताओ, प्रेम प्रसंग बन गया। ये ध्यान देना आप लोग। तो इस प्रेम प्रसंग में फिर आगे क्या हुआ, तो देखिए इधर, इसमें आगे जाकर के ना प्रमुख पात्र तो ये दोनों ही हैं, लेकिन यहां पर विवाह की बात कर लेते हैं अपन। विवाह, तो विवाह कौन करना चाहती थी, तो यहां पर विवाह करना चाहती थी कौन, देखे फिरोजा। फिरोजा फिरोजा विवाह करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी, लेकिन क्या विवाह कर पाई, क्या नहीं। तो कैसे हुई थी इसमें घटना फिर आगे, तो ध्यान देना भाई। लेकिन वीरमदेव शादी नहीं करना चाहता था। यानी कि ध्यान रखना, विवाह कौन नहीं करना चाहता है, वीरमदेव। भाई कारण भी तो होगा कोई, तो कारण क्या है, इसका कारण दिया गया है कौन सी किताब में, तो इसका कारण है कानड़ देव प्रबंध में। कानड़ देव प्रबंध, किताब का नाम है कानड़ देव प्रबंध। इस कानड़ देव प्रबंध में इसका कारण है। तो क्या कारण है, इधर देखिए, उसको एक बार हम समझ लेते हैं कारण क्या है। तो ध्यान रखना, पहला महत्वपूर्ण, और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वैसे तो पहली है इसमें कहानी राजपूत मर्यादा। राजपूत मर्यादा, क्योंकि ये विवाह करना चाहता है तो किसी हिंदू लड़की से ही विवाह करना चाहता है, तो राजपूत मर्यादा इसको ये आदेश नहीं देती है। दूसरा ध्यान रखना भाई, तुर्क कन्या, ये मुसलमानों को तुर्क भी तो कहते हैं ना, तो तुर्क कन्या से विवाह करना अपने कुल के विपरीत मानता है।
ये मानता है कि अगर मैंने इससे विवाह कर लिया तो मेरी कुल का मान मर्यादा भंग हो जाएगा, चौहानों की जो इतनी बड़ी इज्जत है उसका क्या होगा, और इतने बड़े क्षेत्र में राजस्थान में जो शासन कर रहे हैं हम, उनका क्या होगा, मेरे पूर्वज मेरे से क्या कहेंगे, मैं उनको कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। तो ये कारण रहे। लेकिन जब वो कहते हैं ना, फिरोजा कहां पर आई, जालोर में आई समझाने, किसको, वीरमदेव को तो आई, लेकिन उनके पिताजी को भी समझाने। हालांकि कहानी मैंने कल आपको थोड़ी सी बताई भी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भेज दिया था किसको, वीरमदेव को, कि हाँ तुम जाकर के आदेश ले सकते हो, किससे, अपने पिताजी से। लेकिन ये तो लौट के ही नहीं गया, तो फिर किसको आना पड़ा था यहां पर, फिरोजा को। फिरोजा ने किसको समझाया, इनके पिताजी को। तो पिताजी ने कहा कि चलो शादी तो करनी है, कर लेते, क्या दिक्कत है। तो ध्यान रखना, अपने पिताजी को जवाब दिया था, किसने बताओ, वीरमदेव ने। और समझाया था, अपनी कुल की मान मर्यादा के बारे में बताया था। कानड़ देव ने यह कहा था कि चलो इससे अगर हमारा राज्य शांत रहता है, हमारे जनता की भलाई होती है, एक विवाह करने से तो इसमें कौन सा फाड़ टूट पड़ेगा, आप कर लो विवाह। तो वीरमदेव ने अपने पिताजी को समझाया कि अगर मैंने इससे विवाह कर लिया तो कुछ घटना अलग प्रकार की होगी। इनके मामा थे जैसलमेर में बाटी राजपूत। कौन थे, बाटी, ये बाटी यादव वंशी हैं, जो आगे मैं तुमको पढ़ा दूंगा। तो इसने कहा था, मामो लाजे भाटियाण, भाटियाण का मतलब है भाटी राजपूत, मामो लाजे भाटियाण, और कुल लाजे चौहान, जो कुल मेरा है वो कौन सा है, चौहान राजवंश है, कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कड़ी, परणु का मतलब होता है विवाह करना। अब तुर्क का जो आप मतलब, तो ये ऐसे करके है, जो मैं परणु तुर्कड़ी, तो उत्तर में उगे भाण, या फिर एक जगह तो ऐसे लिखा हुआ पश्चिम में उगे भाण, यानी कि बाण का मतलब है सूर्य, कि जो सूर्य पूर्व से उगता है वो किस दिशा से उगने लग जाएगा, पश्चिम से। मतलब सारी चीजें क्या हो जाएगी, उलट पुलट हो जाएंगी। तो इस श्लोक के माध्यम से वीरमदेव ने अपने पिताजी को समझा दिया है कि अगर मैंने विवाह कर लिया तो मेरे मामा जो है ना, वो भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कि मामो लाजे भाटियाण, भाटी राजपूत है ना इनके मामा, कहाँ के, जैसलमेर वाले, मामो लाजे भाटियाण, कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कड़ी, तो वो पश्चिम में हो गए भाण, ऐसे था। तो इस दोहे के माध्यम से समझा दिया, कानड़ देव भी समझ गए कि वास्तव में मेरा जो ये पुत्र है कितना लायक है, कितना योग्य है। अगर ये चाहता तो विवाह कर लेता, इसमें क्या दिक्कत थी, लेकिन इसने विवाह नहीं किया। अब आप लोग पहले यहां तक का थोड़ा सा बनाओ, फिर अपन आगे चलेंगे। पहले स्लाइड से आप लोग बनाना शुरू करो, है ना, चलो बनाइए यहां से।
बनाते चलो। स्लाइड बदल दूं क्या? ये कारण जो है ना, ये भी थोड़ा सा देख लेना किसके अनुसार है, मोनोतनेंसी के अनुसार। आगे इनकी किताबें भी लिखवा दूंगा मैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें है ना। जैसे आपको मैंने वहां तो बताया था हम्मीर महाकाव्य, बहुत सारी किताब थी वहां पर। तो हम्मीर रायण, हम्मीर रायण के लेखक कौन थे? भंडव व्यास। और हम्मीर बंद बंधन के लेखक कौन थे? अमृत कैलाश, बताए थे ना आपको। हम्मीर रासो भी दो थे ना, सारंगधर और जोधराज, ऐसे करके। दूसरा ये वाला भी है ना, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो एक ये है जिन्होंने आक्रमण किया है, एन उल मुल्क मुल्तानी, ये नाम है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। ये इनका शॉर्ट में भी आप नाम ध्यान रख सकते हो। दूसरा हो गया, तीसरा स्लाइड भी है ना, इसको भी बनाओ। बना दिया क्या?
कहानी के प्रमुख पात्र तो ये वाले, और ये जो कहानी आगे बढ़ी थी उसका घटनाक्रम इस प्रकार से। अब पूरी कहानी तो कोई लिखवाने से रहा, लिखवा नहीं जाती, कहानी केवल सुनाई जाती है ना। उनके महत्वपूर्ण पात्र यदि एग्जाम में पूछे जाएं तो जवाब दे देना, है ना। किस किस के अनुसार है? मूणौत नैणसी और कानड़देव प्रबंध। वैसे तो आगे दो किताब तो हैं पद्मनाभ की, जिनमें से एक का नाम है कानड़देव प्रबंध और एक है वीरम देव री बात, और एक है, ध्यान रखना आप लोग, मूणौत नैणसी। इसकी दो किताबें हैं, मारवाड़ा परगनारी विगत, ये महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। और एक आता है मूणौत नैणसीरी ख्यात। दो किताब इनकी है, दो किताब इनकी है, जो आगे मैं लिखवा भी दूंगा, जिनमें किसकी कहानी का वर्णन है? तो वीरम देव फिरोजा के प्रसंग का वर्णन है। जिस प्रकार से मैंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय और सहयोगिता का जो प्रसंग है ना, आप याद करो, मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज तृतीय में, और ग्रंथ कौन सा था वहां पर? पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई, है ना। ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में अपन चलते हैं वो आगे, है ना। तो ये घटना तो यहां तक घटित हो गई है, मतलब विवाह नहीं किया है। कौन? देखे वीरम देव। तो सुनिए आप लोग, यहां पर है ना, फिरोजा जालोर आकर, फिरोजा जालोर आकर कानड़ देव को समझाती हैं, कानड़ देव को समझाती हैं। किसको समझाती है? कानड़ देव को। लेकिन ध्यान रखना, फिर कानड़ देव ये बात किससे कहते हैं? अपने पुत्र से कहते हैं। तो फिर आगे घटना क्या हुआ? कान्हड़ देव ने वीरम देव से विवाह करने को कहा। विवाह करने को कहा, यह ध्यान रखना आप लोग, विवाह करने को कहा। दो महत्वपूर्ण कारण तो ये हो गए। अब आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ? लेकिन वीरम देव ने क्या किया? मना कर दिया होगा। तो ध्यान रखना यहां पर, वीरम देव ने मना कर दिया। वीरम देव ने मना कर दिया, और क्या कहते हुए मना किया? तो इस ये दोवे को आप थोड़ा ध्यान रखना। मामो लाजे, ये पूर्णतः राजस्थानी में ये दुआ ना, ये ध्यान रखना आप। तो मारवाड़ी में मामो लाजे भाटियाण या भाटिये, या इसकी जगह भाटियाण भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। बच गया ये, मामो लाजे भाटिये या भाटियाण, है ना। ये पहले श्लोक की पंक्तियां हैं। कुल लाजे चौहान, कुल लाजे चौहान, पहला दुआ है ना। फिर आगे क्या है? जो मैं परणु तुर्कड़ी तो पश्चिम में उगे बहान। ये ऐसे जवाब दिया था वीरम देव ने, किसको? अपने पिताजी को। और ये कहते हुए मना कर दिया था, इससे बताया कि इससे मेरे कुल की तो लाज घटेगी, इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं उनकी भी मर्यादा पर क्या होगा? बड़ा खतरनाक आघात होगा। तो इसलिए इस विवाह को यदि नहीं किया जाए ना,
तो ही ठीक होगा, भले ही हमको युद्ध लड़ लेना चाहिए। कहने का मतलब है विवाह करने से यहां पर साफ मना है। तो फिर फिरोजा कहां पर पहुंच गई, तो ये पहुंच जाती है दिल्ली में, और कानड़ दे प्रबंध के अनुसार है ना, अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि जिंदा या मुर्दा, हमको तो क्या चाहिए बताओ, वीरमदेव। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अब आक्रमण करने की वापस सोचेगा, कहां पर देखें, जालोर पर। लेकिन अब की बार आक्रमण करने से पहले एक अच्छी रणनीति बनाएगा कि कहीं गलती से हार नहीं हो जाए, क्योंकि इससे पहले जब हमने जालोर पर आक्रमण किया है तब हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जालोर का जो दुर्ग है ना वो नीचे नहीं है, पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी है, तो सोनगिरी की पहाड़ी, और दीवारों के कारण और भी खतरनाक है। तो इसलिए अब मजबूती से आक्रमण करेंगे, इसके लिए इन्होंने एक अच्छी योजना बनाई, और योजना क्यों बनाई उसका भी कारण मैं आगे बताऊंगा, तो ध्यान देना आप लोग, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ का आपको थोड़ा सा ये भौगोलिक क्षेत्र देखना है ना, जालोर का कैसे है भौगोलिक क्षेत्र, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है ना, ये तो है जालोर, ये तो जालोर है, और ये जो इलाका है यहाँ पर है एक और छोटा सा राज्य, छोटा सा राज्य, इसके बगल में, यहां तो आपको पता ही है ये तो क्या है, देखें तो ये है आपके मेवाड़, ये कौन सा है, मेवाड़ है ना। और यहां पर जो ये इलाका है ना, ये इलाका किसका है, तो ये है मारवाड़ का, ये ऊपर की तरफ कौन सा है, मारवाड़ का। और यहां पर जो ये है फिर ये कौन सा है, दिल्ली है, ये ध्यान रखना, यहां पर कौन सा है, तो ये दिल्ली वाला है। और इस जगह पर कौन सा था, तो हम पढ़ के आ गए थे इसको, तो रणथंभौर। तो एक बार मैं थोड़ा सा भौगोलिक ये चित्रण समझा देता हूं आपको। देखिए इधर सबसे पहले तो ये कौन सा राज्य, दिल्ली राज्य, और दिल्ली के शासक इस समय है यहां पर अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एक है। लेकिन रणथंभौर तो जीत गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो यहां पर हम लोग हम्मीर देव तो अब लिखेंगे नहीं। अला यहाँ के है ना अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासक या राज्यपाल या गवर्नर कौन थे, तो मैंने आपको ये लिखवाया है, कौन थे बताओ, उलुंग खान। यहाँ का क्या हुआ करता था, प्रशासक हुआ करता था। ये प्रश्न भी थोड़ा सा मोस्ट है कि बताओ रणथंभौर जीतने के बाद यहाँ का प्रशासक कौन बनाया गया था, उलुंग खान, ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। और ये वाला तो कौन सा है, देखिए मेवाड़, ये ध्यान रखना। और मेवाड़ में भी इन्होंने 1303 में जीत प्राप्त कर ली थी, यहाँ के राजा रावल रतन सिंह को हरा दिया था। रानी पद्मनी जो कहानी है वो हम आगे सुना देंगे, तो ये ध्यान रखना। ये भी किसके अधीन था बताओ, अलाउद्दीन खिलजी के ही अधीन था। और ये किसके पास था, तो ध्यान रखना यहाँ का भी एक प्रशासक हुआ करता था, तो यहाँ का प्रशासक कौन था, खिज्जर खान, ये ध्यान रखना, कौन था, खिज्जर खान। ये खिज्जर खान कौन है भाई, तो अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र है ये, कौन, खिज्जर खान। प्रशासक है, क्यों है, राजा क्यों नहीं है यहाँ पर, तो रावल रतन सिंह की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर देख लेते हैं तो जालोर में शासक कौन है, ये कौन सा राज्य है, जालोर, और ये कौन सा है, तो मारवाड़ है, ये कौन सा है, मारवाड़। और मारवाड़ में शासन कर रहे हैं कौन बताओ, देखिए राठौड़, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, अभी इतने बड़े ताकतवर हुए नहीं है ये। जालोर का शासक कौन है, तो कानड़ देव चौहान, लेकिन कहानी किसकी चल रही है, वीरम देव की। यहाँ के शासक है कानड़ देव चौहान। और ध्यान रखना बगल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक छोटा सा राज्य है, इसका नाम है सिवाना, इसका नाम है सिवाना राज्य, ये ध्यान रखना, सिवाना राज्य। और सुनिए यहाँ का प्रमुख कौन है, तो यहाँ के प्रमुख का नाम है शीतल देव चौहान। कौन है, शीतल देव, यहाँ के प्रमुख है शीतल देव चौहान। कई जगह शीतल देव की जगह सातल देव भी दे रखा है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर शीतल देव आपको नहीं मिलता है तो इसी का नाम क्या है बताओ, सातल देव, ये ध्यान रखना आप लोग, इसी का नाम है सातल देव। और शीतल देव का एक सेनापति और हुआ करता था, सेनापति, उसका नाम था सोमदेव, ध्यान रखना क्या नाम था, सोमदेव, सोमदेव। हालांकि सेनापति तो और भी बता दूंगा आपको मैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अब देखो घटना कैसे घटित होगी।
ये दिल्ली का शासक आक्रमण करना चाह रहा है कहां पर, जालोर पर। लेकिन जालोर का जो दुर्ग है ना वो इस तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बिल्कुल बीच में है यहां पर। लेकिन ये पहाड़ियां कहां तक फैली हुई हैं, तो सिवाना तक फैली हुई हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जालोर को जीतने के लिए किसको जीतना जरूरी है, सिवाना को। तो ये तो पहले आपको मैंने थोड़ा सा भौगोलिक चित्रण बता दिया कि हाँ ये कैसी कैसी स्थितियां हैं। अब मैं यहां पर स्पेशल लेना चाह रहा हूं किसको, देखिए जालोर को और सिवाना को। तो ध्यान देना, आगे अगले स्लाइड पर करते हैं काम हम। तो देखो इधर यहां पर है ना, इस जगह पर ये तो है सिवाना, और इस जगह पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, तो जालोर है। ये जालोर देखो इधर, यहां पर तो है जालोर। जालोर के शासक मैंने आपको अभी बता ही दिया, कौन है बताओ, कान्हड़ देव। लेकिन भाई ध्यान रखना आपको कि 1305 में संधि हो गई थी जालोर के और दिल्ली के बीच में, और उसमें यह लिखा हुआ था अगर दिल्ली वाले कहीं पर भी आक्रमण करते हैं तो जालोर का जो शासक है ना, या तो साथ देवे, तो किसका देवे, अलाउद्दीन खिलजी का, नहीं तो घर बैठे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विद्रोही का साथ देगा, साथ नहीं दे सकता, ध्यान रखना। और यहां पर कौन है, तो यहां पर है सिवाना, और सिवाना के जो शासक है मैंने अभी बताया था। लेकिन यहां पर अपन देखते हैं शीतल देव चौहान। शीतल, अब देखो राजस्थानी में ले को अड़ ऐसे कहते हैं, तो अड़ ये है ना, ये आगे मैं सिखा दूंगा ये क्या है बताओ, अड़ है राजस्थानी का, ठीक है ना। तो ऐसे शीतल, तो अपन कहते हैं शीतल, ऐसे कर शीतल देव चौहान। तो यहाँ के शासक है शीतल देव, और शीतल देव का ही दूसरा नाम क्या है बताओ, सातड़। ये ध्यान रखना, एक ही बात है दोस्तों, ध्यान देना आप लोग। यहां पर ये दुर्ग बना हुआ है, तो ये दुर्ग बना हुआ है, और ये दुर्ग जो है ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो सोनगिरी की पहाड़ी पर। और ये पहाड़ी आगे तक कहां तक फैली हुई है, सिवाना तक। और सिवाना में ध्यान रखना एक और दुर्ग बना हुआ है, और इस दुर्ग का नाम है सिवाना का दुर्ग। क्या नाम है दुर्ग का, सिवाना का दुर्ग। ये तो सिवाना का दुर्ग है, और ये जो दुर्ग है इसको अपन कहते हैं जालोर का दुर्ग, जालोर का दुर्ग। अब सुनिए आप लोग, जालोर का दुर्ग जीतने के लिए कौन से दुर्ग को जीतना जरूरी है, सिवाना को। कारण क्या है यार, सीधा आक्रमण यही कर लो। तो सुनिए भाई, मैंने आपको जब ये पढ़ाना शुरू किया था जालोर का इतिहास, तो बताया था कि यहां पर चारों ओर किसके पेड़ हैं, जाड़ के पेड़ हैं। और जाड़ वृक्ष कितना खतरनाक होता है ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा यहां पर कटीली और भी झाड़ियां हैं, और ये दुर्गम रास्ता है, मतलब जहां पहुंचने में कठिनाई बहुत ज्यादा है। चढ़ाई कैसी है, सीधी है। तो एक साथ में यदि सेना यहां पर चढ़ेगी ना, तो ऊपर से पत्थर गुड़काएंगे, तो उनसे ध्यान रखना बहुत सारे लोगों की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अच्छा, हार भी हो सकती है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऊंचाई से यदि वार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नीचे से यदि ऊपर की ओर वार करेंगे तो बहुत कम कर पाएंगे वार। तो इसके लिए जालोर जीतने से पहले जीतना चाहिए क्या बताओ, सिवाना। और सिवाना में एक कमजोर शासक भी है, इसका भी लाभ उठाना चाहिए। तो सुनो, ये अलाउद्दीन खिलजी अब कहां पर अपनी सेना भेजना चाह रहा है बताओ, सिवाना पर, बल्कि कहां पर नहीं भेज रहा है, जालोर पर। अब होना तो ये चाहिए कि कानड़ देव चौहान किसकी सहायता करने के लिए आ जाए बताओ, शीतल देव चौहान की, क्योंकि ये भतीजा ही तो लगता था किसका, देखें कानड़ देव का। तो इसकी सहायता करने आ जाता, आ तो जाता, लेकिन अब भी बताया मैंने आपको ये तो बेचारा संधि में उलझा पड़ा है ना, आ ही नहीं सकता। ये किसका साथ देवे कैसे, अलाउद्दीन खिलजी ने बांध रखा। अगर देख तूने आक्रमण किया, हमने आक्रमण किया और तूने यदि साथ दिया उसका, तो फिर खैर नहीं तेरी, संधि का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए बेचारा ये तो यहीं पर है, और उधर से आक्रमण कहां पर होने जा रहा है, तो सिवाना पर। ये ध्यान रखना आप लोग। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर ध्यान देना आप लोग, आगे क्या होता है। 1308 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर अपना एक सेनापति भेज दिया, उसका नाम था कमालुद्दीन
ध्यान रखना, कुर्ग, कमालुद्दीन कुर्ग। और इसका सही नाम तो है, इसके आगे एक थोड़ी सी इज्जत और दो, मलिक नाम है ना, मलिक कमालुद्दीन कुर्ग। इसको भेजा कहां पर, देखे सिवाना पर। लेकिन आपको मैं जब दुर्ग पढ़ाऊंगा जब तो खैर और बता ही दूंगा, ये सिवाना का जो दुर्ग है ना, ये किसने बनवाया था, तो इसको बनवाने वाले थे वीर नारायण। ध्यान रखना, कौन, वीर नारायण। लेकिन आपको मैंने ये तो बता ही दिया था, जालोर दुर्ग किसने बनवाया था, गुर्जर शासक नागभट्ट प्रथम ने। ये ध्यान रखना आप लोग, इसका निर्माता कौन है, नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। इसके क्या है, देखिए भाई, निर्माता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कहां पर कर दिया, सिवाना पर। कौन आया आक्रमण करने के लिए, मलिक कमालुद्दीन कुर्ग। अच्छा, आक्रमण तो यहां पर भी हुआ था 3-1 साल पहले 1305 में। जब आक्रमण करने कौन आया था, एन उल मुल्क मुल्तानी 1305 में। आक्रमण जैसे ही किया तो क्या ये नॉर्मल तरीके से जीत लिया जाएगा क्या, भाई यहां पर भी तो कोई ना कोई रहता है। तो दुर्ग के गेट बंद कर दिए, और ये जो सेना आई थी ना, ये कहां पर बैठ गई, बाहर की तरफ ही बैठ गई। बैठे बैठे काफी दिन हो गए। बाद में क्या हुआ, इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाया। दिल्ली से तो अलाउद्दीन खिलजी को बुलवा लिया, फिर इन्होंने एक कलाकारी की। यहां पर एक सेनापति और रहता था, शीतल देव चौहान का ही, और उसका नाम था बावले परमार। उसका नाम था बावले परमार, मतलब ये परमार गोत्र से था, बावले परमार। तो इन्होंने इस बावले से कहा, सेना ने, किसकी सेना ने बताओ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, उसमें अलाउद्दीन खिलजी भी शामिल है, कि भाई एक काम करो, तुमको हम है ना कहां का राज्य दे देंगे, सिवाना का राज्य दे देंगे। तुम ऐसे करो, हमको गुप्त रास्ता बता दो, किसका, देखें, सिवाना का। तो सुनिए, राजद्रोही बावला है ना, इसने क्या किया, रास्ता तो खैर नहीं बताया, लेकिन इसने यूं कहा कि रास्ता तो कोई खास नहीं है महत्वपूर्ण, अगर मैं बता दूंगा तो आप जा नहीं पाओगे, लेकिन एक काम मैं बता सकता हूं आपको, अगर वो कर दो तो ध्यान रखना, फिर इनको इस दरवाजे को खोलना ही पड़ेगा। और सिवाना दुर्ग के दरवाजे खुलना मतलब यह है, सिवाना दुर्ग में थोड़ी सी सेना है जिसको आप आराम से हरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि भाई क्या करना चाहिए बताओ, कि एक काम करो, यहां पर पानी पीने के लिए एक कुंड बना हुआ है सिवाना के दुर्ग में। तो ध्यान रखना, कुंड का नाम क्या है, कुंड का नाम है मामदेव का कुंड, इसको अपन मामदेव का कुंड कहते हैं। तो क्या यही है, फिर और है, करे एकमात्र सहारा यही है। अगर ये सूख जाएगा तो पानी भी, ध्यान रखना, यहां पर मिलेगा ही नहीं, और जीवन जीने के लिए तो भाई पानी जरूरी है। करे एक काम कर दो, ये राजपूत हैं, हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम भी उनमें ही शामिल हैं, कि इनको गाय से बड़ा परहेज होता है। तो एक काम करो, आप लोग गाय को काटो, और उसका जो बीफ है, गाय के जो मांस को बीफ कहते हैं भाई, और उनका जो रक्त है वो किसमें मिला दो, इसे पानी में मिला दो। अगर ये पानी में मिला दिया तो ये जो सनातन धर्म वाले हैं ना, मर जाएंगे, लेकिन इसको पिएंगे नहीं। देखो ये गद्दारी कर दी किसने, बावले ने। फिर इसको खूब तो पैसा दिया, और इसको ये भी दे दिया आश्वासन कि आने वाले समय में तेरे को हम क्या बना देंगे, यहाँ का शासक। तो ये तो भैया मन ही मन में प्रधानमंत्री बन गया, कहाँ का, देखिए सिवाना का। तो अपने घर जा रहा है गुड न्यूज़ देने के लिए। तो सबसे पहले जब आदमी सफल हो जाता है, अगर वो कुंवारा है तो अपनी माता पिता को न्यूज़ देता है, शादी हो जाए तो पत्नी को देता है। इसने जाकर के गुड न्यूज़ दी, किसको बताओ, अपनी पत्नी को। और पता है क्या कहा, सीधे भाषा में नहीं कहा, घुमा फिरा करके कहा कि अब तेरा महारानी बनने का समय आ गया है। तो ध्यान रखना, वो कहा भाई वो जी बताओ ऐसा क्या करिया है जो मतलब हम महारानी बनेंगे, अभी तो एक सेनापति की पत्नी है, वही काफी हमारे लिए। तो
तो इसने बताया कि देखो ऐसा है, मैंने ये कलाकारी कर दी, इससे क्या होगा, कल सिवाना का राज्य मतलब इनके हाथ से निकल जाएगा और फिर ये राज्य हमको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो पत्नी है इसने सोचा कि ये तो बहुत बेकार करके आया है, अगर ऐसा होगा तो फिर ये राजद्रोह यानी कि देशद्रोह माना जाएगा, हमें महारानी की पोस्ट नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि ये न्यूज़ यहाँ पहुँच गई थी। कुछ लोग इसको यहाँ से भी जोड़ते हैं, कुछ यहाँ से भी जोड़ देते हैं। तो ये ध्यान, कैसा भी कारण रहा हो, कुल मिलाकर के यहाँ पर राजद्रोही बावले ने क्या कर दिया, देखें, राजद्रोह कर दिया है। और फिर ये सेना ने यही काम किया, इसमें खून मिला दिया, किसका बताओ, देखे, गाय का। तो फिर है ना, इसके दरवाजे खोल दिए गए। यूं कहते हैं कि यहाँ पर है ना, खून मिलाने के लिए भी 2-3 सेनापतियों को जबरदस्ती भेजा गया था खापरदे के अंदर। ये भी पता था कि ये जाते ही मर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भेजा था। और इसमें रक्त मिला दिया, रक्त मिलाते ही ध्यान रखना, यहाँ पता लगा लोगों को कि इसमें तो गाय का खून मिला हुआ है। तो फिर इन्होंने दरवाजे खोले, और राजपूत ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उनको पता होता है कि अब हम मरने वाले हैं, तो दोनों हाथों में तलवार लेकर के, केसरिये कपड़े पहन करके और बाहर निकलते हैं और मजबूती से युद्ध किया इस सेना से। लेकिन लड़ते हुए फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन कौन वीरगति को प्राप्त हुए, तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ का लीडर कौन है, देखिए, शीतलदेव। कौन है, शीतलदेव, शीतलदेव चौहान। और इसी का एक सेनापति और है ना, कौन, देखें, सोमदेव। इसका सेनापति कौन, देखें, सोमदेव। इन दोनों ने क्या कर लिया, बताओ, केसरिया। इन दोनों ने क्या कर लिया, केसरिया। अब आपको मैंने केसरिया और जोवर के बारे में सिखा रखा है, अगर दोनों एक साथ में होंगे तो साका हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखना ना, अगर केसर या फिर जोवरिया, जोवर जोवर हुआ तो फिर अर्ध शाखा होगा, ठीक है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे, तो कल्चर में पढ़ेंगे ना। ये तो केसरिया कर लिया, और शीतल देव की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी मैना दे। उसका नाम क्या था, रानी मैना दे। इसने क्या कर लिया, देखें, बताओ, जोहर कर लिया। और इस तरीके से जालोर में क्या हो गया, देखिए, साका। देखो घटना तो पढ़ रहे हैं हम कहाँ की, जालोर की। बीच में कौन आ गया, बताओ, सिवाना। तो सिवाना को हम लोग ये सीख लिए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे घटनाक्रम घटित हुआ था। तो इस चीज को आगे हम लिख भी लेंगे, लेकिन शायद एक ये बच रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा ये भी आगे लिखवा देंगे ना। ये चलो, इनको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में ना, लिखवाने का काम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।